हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु। ये तीनों के संदर्भ में एक समीक्षात्मक चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखने की बात यह है कि मेटल और नॉन मेटल के पूरे जो कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स को सही से समझने के लिए उनको हम दो कैटेगरीज में देखेंगे। एक तो फिजिकल कैरेक्टर्स और फिर केमिकल कैरेक्टर्स। जब हम फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर, इनके जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो आप धातु और अधातु के बारे में ठीक से जान जाएंगे। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कि जो तत्व हैं वो तीन प्रकार के हैं। तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो एक प्रकार से हैं तो तीन है। क्या? मेटल यानी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। यानी एक एक्सट्रीम, एक एंड तो ये हुआ कि धातु है और दूसरा एंड ये हुआ कि अधातु है, और बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में वे धातु जैसा व्यवहार करते हैं और किन्हीं परिस्थितियों में अधातु जैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे तत्व जो दोनों का लक्षण प्रदर्शित करते हैं स्थिति परिस्थिति विशेष में, उन्हें हम उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। और देखने की बात यह है कि आवर्त सारणी जो आपने पढ़ी थी, वहां पर भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो आवर्त सारणी में 78% जैसे एलिमेंट, 78% एलिमेंट्स, 78% एलिमेंट्स धातुएं हैं। और उसके बाद ये हमने जो है थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और स्टार्टिन, ये उपधातुएं हैं। और इनके इधर जितनी आवर्त में इधर जितने भी तत्व हैं वे सब के सब धातुएं हैं। और उसके बाद आवर्त सारणी में जो पोजीशन इधर बची है वे सब के सब अधातुएं हैं। तो देखने की बात क्या है, आप जैसा कि जानते हैं आवर्त सारणी में तत्वों को उनके लक्षणों के क्रम में रखा गया है और लक्षणों की क्रमिक परिवर्तन वो प्रदर्शित होती है कैसे? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो धातु से डायरेक्ट अधातु नहीं बन रहे हैं, धातु से होते हुए उपधातुएं प्राप्त होती हैं बीच में जो तत्व हैं, और उनके बाद अधातु तत्व प्राप्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में इस चीज को देखने से विजन क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, अब हम जो है धातु और अधातु का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उन दोनों ही कैरेक्टर्स का एक मर्जिंग जो सेंटर है वह उपधातु है, यह आपको अवगत हो चुका है। चलिए हम पहले फिजिकल कैरेक्टर्स में देखते हैं कि धातु और अधातु के फिजिकल कैरेक्टर्स, भौतिक गुणों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो पहले तो अवस्था के बेस पर देखें कि अवस्था या स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या अंतर है। तो मेटल्स जो है इनका जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था, रूम टेम्परेचर यानी जो कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर पर ये प्रायः सॉलिड होते हैं। कौन? मेटल्स प्रायः रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट टू मरकरी को आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर भी वो कैसा होता है, पता है ना? ओके, अब जो नॉन मेटल्स हैं वे प्रायः जो है तीन की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स के डिफरेंट एग्जांपल्स जो है सॉलिड और लिक्विड और गैसियस, तीनों ही एग्जांपल्स नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के मिलते हैं। अच्छा, फिर ल्यूस्टर यानी चमक। चमक जो है आपकी जो धातु तत्व हैं
उनमें उनकी सतह विशेष रूप से चमकीली होती है। तो लाइटनिंग सरफेस इनकी होती है, चमकदार सतह होती है। और यहाँ एक जो नॉन मेटल्स का संदर्भ आता है तो प्रायः ये ल्यूस्टरलेस होते हैं, यानी चमक रहित होते हैं। इनकी जो सतह होती है वो रफ और चमक रहित होती है। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो आयोडीन का। आयोडीन आपने देखा होगा तो वो चमकीला होता है, थोड़ा चमक उसमें पाई जाती है। तो ठीक है, कंडक्टिविटी यानी चालकता। चालकता का अगर कैरेक्टर देखें तो धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्य रूप से नॉन कंडक्टिव होती हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही वो कंडक्शन नहीं करती हैं, चालन नहीं होने देती हैं। उनके माध्यम से, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसके एक एंड पर आप हीट करेंगे या यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर लगा देंगे और उसको जोड़ देंगे कहीं इलेक्ट्रिक सोर्स से, तो यहाँ से यहाँ को पार नहीं पहुँचेगा, यानी यह उसको चालित नहीं होने देगा अपने थ्रू। जबकि ये लोग जो होते हैं मेटल्स, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों पास हो सकते हैं, वो हेल्प करते हैं अपने माध्यम से गुजरने के लिए। अच्छा, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप यूज करते हैं, जो आपकी पेंसिल है ना, तो उसमें ग्रेफाइट रॉड लगी होती है। तो आप कभी प्रयोग करके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो है कि पेंसिल के दोनों एंड पर लगाइए, उसको किसी छोटे से बल्ब से जोड़िए और वो जो है कि इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी से अरेंज करिए, तो आप देखेंगे कि ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल लगी है वो क्या करेगी, बल्ब को जलने में, वो सोर्स जोड़ने पर जल जाएगा। यानी इससे तय हो गया कि ग्रेफाइट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करा दिया। हार्डनेस यानी कठोरता। कठोरता का जो प्रसंग आता है तो सामान्यतः आप धातुओं को जान रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब आप देखे हैं, व्यवहार में यूज कर रहे हैं, तो ये सब कठोर होती हैं। फिर भी एक जो आप सोडियम धातु देखे होंगे, तो सोडियम को प्रायः किसमें रखा जाता है, केरोसिन में ना, मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, फिर उसको आप चाकू से काट सकते हैं, ऐसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं, तो बहुत सॉफ्ट होता है, मृदु होता है। तो ये जो आपका एस ब्लॉक में फर्स्ट जो समूह के जो तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लोग प्रायः सॉफ्ट हैं, रेदर सॉफ्ट हम कह सकते हैं। ये सॉलिड तो होते हैं किंतु मृदु होते हैं, मधुर होते हैं, कठोर कम होते हैं। और आप मरकरी के बारे में तो जानते ही हैं कि मरकरी कैसा है, हाँ, द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो हार्डनेस इसकी क्या होगी आप जान नहीं सकते हैं फिर, हाँ। तो इस प्रकार से आप ये जान गए कि जहाँ कंडक्टिविटी का प्रश्न है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये मेटल्स कंडक्ट करते हैं, और ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य में जो है कि कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है। और जहाँ तक हार्डनेस का प्रसंग आया तो हार्डनेस में भी नॉन मेटल्स में एक अपवाद है, वह क्या, डायमंड। डायमंड दुनिया की पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है, और यह जो है कि क्या है, डायमंड अधातु है, कार्बन का बना हुआ है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का ही बना हुआ ग्रेफाइट भी है, लेकिन यह इतना कठोर है कि सारी धातुएं इसकी कठोरता के सामने फीकी पड़ जाती हैं। तो इतना जो है कि विचित्र उदाहरण है, प्रकृति की यही विचित्रता है। तो अन्य जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा अन्य को देखते हैं, अन्य बातों का संदर्भ। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, यानी मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। आघात करें तो चीजें फ्लैटन होने लगे। आप धातुओं को पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, है ना। तो यह मैलिएबिलिटी कैरेक्टर शो करता है। और डक्टिलिटी यानी तन्यता। तन्यता, तानेंगे, तान करके तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो ये जो है मेटल्स के वायर मिलते हैं, मेटल्स की चादरें बनती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो प्रायः डक्टिलिटी एज वेल मैलिएबिलिटी का कैरेक्टर उनमें नहीं पाया जाता है, बल्कि वे क्या होती हैं, भंगुर प्रकृति की होती हैं, यानी ब्रिटल होती हैं, और उनको अगर आप आघात करेंगे तो वो बिखर जाती हैं। तो ये भंगुरता है। तो अब जो है आप
एक और फिजिकल कैरेक्टर के बारे में चिंतन करें तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह टेम्परेचर जिस पर वे मेल्ट कर जाती हैं, पिघल जाती हैं, वह और वह टेम्परेचर जिस पे वे बॉयल कर जाती हैं यानी उबल जाती हैं वह। तो सामान्य सी बात है, धातुएं जो है वो कठोर हैं सामान्यतः, और धातुओं का जो है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है और इनका लो होता है अधातुओं का। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी चीज जो है अंतर के रूप में देखते हैं वह है एलोट्रॉपी, अपर रूपता जिसको कहते हैं एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी जो है वह यानी एक ही तत्व, एक ही पदार्थ जब कई कई रूपों में पाया जाता है, तो एक ही पदार्थ कई रूप होंगे तो उसे हम अपर रूपता कहते हैं। अब जनरली नॉट फाउंड इन मेटल्स, मेटल्स के अपर रूप प्रायः नहीं पाए जाते हैं। धातु सोना है तो सोना ही के रूप में हरदम पाई जाएगी। लेकिन अब यहाँ जैसे आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कोयला भी है, कोक भी है, हाँ, ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है तो तत्व तो कार्बन, और उसके इतने रूप हैं। तो इस प्रकार से कई जो है अधातुएं हैं जो एलोट्रॉपीज में यानी अपर रूपता को प्रदर्शित करती हैं। एक एलोट्रॉपी के ही संगत एक दूसरा कैरेक्टर जो धातुओं में पाया जाता है अधातु में नहीं पाया जाता है, वह एक बहुत मजेदार है। वह क्या? एल्लॉयज। ये एल्लॉयज यानी मिश्र धातु में, मिश्र धातु का बनना, यानी एक धातु में दूसरी धातु, एक धातु को गलाइए उसमें दूसरी धातु को मिलाइए तो दोनों मिल जाएं और मिल करके एक दूसरा स्वरूप धारण कर लें, तो वह जो है क्या है? मिश्र धातु है। और मिश्र धातुओं का निर्माण कौन करता है? मेटल्स करते हैं। नॉन मेटल्स में मिश्र धातु नहीं बनती है। एक एक्सेप्शन है कार्बन का, जो आप स्टेनलेस स्टील देखते हैं या स्टील देखते हैं उसमें प्रायः कार्बन की भी मात्रा होती है। तो देख रहे हैं कार्बन क्या है? अधातु है, और वह मिली किसके साथ है? आयरन के साथ। आयरन के साथ मिल करके मिश्र धातु बनाने का, तो जो स्टील है उसमें क्रोमियम भी है, आयरन है और फिर उसमें कार्बन भी। तो ये इस प्रकार से हो गया। अन्य अधातुएं एलॉय के फॉर्म नहीं करती हैं। यहाँ एक दो एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा इसलिए मान रहे हैं उसका वर्णन कर देना, क्योंकि प्रायः एग्जाम्स में इन दोनों का चर्चा पूछ लिया जाता है। क्या? दो चीज पूछता है, एक पीतल, दूसरा कांसा। पीतल कांसा डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है, पीतल और कांसा। तो पीतल मिश्र धातु है किसका? कापर और जिंक का। और कांसा जिसे ब्रांज कहते हैं, पीतल जिसे ब्रास कहते हैं, नाम भी मिलता है इनका, और यह दोनों ही कापर के है मिश्र धातुएं। तो कापर में जब जिंक जो है मिला होता है तो ब्रास यानी पीतल बनता है, और कापर में जब Sn टिन मिला होता है 12% तो वह कांसा बनता है। अब नाम याद करने में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, रोज भूलता रहता है। एक सूत्र बना लीजिए, पी ले लीजिए यहाँ से, Zn कापर तो कॉमन हो गया दोनों में, तो ऐसे लीजिए पी Zn का जिंक कहते हो तो इसको जा कह दो, पीजा ब्रास, पीजा ब्रास, ब्रास को पी लो। तो ब्रास भी एग्जाम में पूछता है, कभी पीतल पूछता है, तो पीतल ना पूछ के केवल ब्रास ही पूछा है। आप याद कर लीजिए कापर तो कॉमन है दोनों में, तो पीजा ब्रास, ब्रास को पी जाओ, तो यह याद हो गया। यानी पीतल कहे चाहे ब्रास कहे, उसमें आप जान गए कापर के साथ दूसरी जो धातु है वह क्या है? जिंक। तो जिंक 30%, जिंक 30% है तो वह क्या है? पीजा ब्रास। अब इसको कैसे याद करेंगे? कासा और Sn टिन, तो कासन कर दीजिए इसको, कासन बाजा, बाजा जो है ब्रांज को बाजा कर दीजिए, तो बाजा कासन। क्यों? ऐसे कर दीजिए, कासन ऐसा लिख लीजिए, ऐसा। तो कासन से आप जानेंगे कासा, कांसा, और सन से Sn टिन, और बाजा यानी ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार से आपका सूत्र ये बन गया,
बाजा कासन, कासन बाजा। हाँ, तो इस प्रकार से आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंसेस को देखें। आइए देखते हैं। पहला डिफरेंस हम देखते हैं ऑक्साइड्स के बेस पर। जो ऑक्साइड्स हैं धातुओं के, वे और जो अधातुओं के वे, ये प्रायः क्षारीय यानी, तो धातुओं के जो ऑक्साइड्स हैं वे एल्कली नेचर के होते हैं और इनके एसिडिक नेचर के होते हैं। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, ऐसे टिन ऑक्साइड, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, टिन का जो ऑक्साइड है, जिंक का जो ऑक्साइड है और Al2O3 एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, ये सब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। क्षारीय भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, कुछ अभिक्रियाएं इनकी अम्लीय होंगी, कुछ क्षारीय। और जहां इनकी बात है, कार्बन आप जानते हैं अधातु है, नाइट्रोजन आप जानते हैं अधातु है, तो कार्बन का एक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड N2O, ये क्या है, यह न्यूट्रल कैरेक्टर के हैं, यानी उदासीन कैरेक्टर के हैं। ये न अम्लीय है ना क्षारीय है। अन्य जितने हैं प्रायः सब के सब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक हैं। अच्छा, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, यानी विद्युत रासायनिक प्रकृति। तो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर यानी विद्युत रासायनिक लक्षण की जहां बात करते हैं, तो जो मेटल्स हैं वे क्या है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, प्रायः धन आयन का निर्माण करते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऋण आयनों का निर्माण करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी जो केमिकल कैरेक्टर एक और है, वह रिएक्शन विद एसिड्स, यानी अगर ये अम्लों के साथ इनकी अपक्रिया कराएं धातुओं की, तो ये प्रायः हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं, यानी इस अपक्रिया में प्रायः हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन ये जो है अधातुएं, वे सामान्यतः डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करती हैं। अच्छा, जो कंपाउंड्स की बात करें, यानी जो मेटल्स जो यौगिक बना रहे हैं, वे किस तरह का इनका यौगिक होता है, प्रायः आयनिक नेचर का यौगिक ये बनाते हैं। ये चूंकि आयन बनाते हैं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो आयनिक नेचर के इनके कंपाउंड होते हैं। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी मेटल्स के बहुत पाए जाते हैं। अच्छा, और इनका क्या है, कोवैलेंट यानी सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं, उनके यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और एक बहुत ही मजेदार जो कैरेक्टर है जिस पर चर्चा होनी अति आवश्यक है, वह है रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स अपक्रियाएं। अब रिडॉक्स अपक्रियाएं जब होती हैं तो मेटल क्या करते हैं, देखिए मेटल आप जानते हैं वह M+ हो जाएगा N इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो M+, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागे रहेगा उतना धन आवेश इस पर आ जाएगा मेटल्स, यानी ये धन आयन बनाते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, यानी धातु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो स्वयं ऑक्सीकृत होगा वह क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर इनकी नेचर देखें तो ये मेटल्स क्या हुए, रिड्यूसिंग नेचर के हुए, यानी अपचायक प्रकृति के हुए। ठीक इसी का उल्टी बात यहां पर आ जाएगी, वह क्या, ये जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ऋणायन बना देंगे, कैटायन ये बनाए, आयन आयन ये बनाए, तो इन्होंने धनायन बना, उन्होंने ऋणायन। अब हुआ क्या, आप जानते हैं रिडक्शन अपक्रिया क्या है, रिडक्शन अपक्रिया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन अपक्रिया है। जो स्वयं अपचयित होगा वह क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीकृत करने में सहायता करेगा, तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए प्रेरित करेगा, यानी दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, और स्वयं अपचयित होगा, यानी इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक नेचर के होते हैं। तो ये जो है नॉन मेटल्स ऑक्सीकारक प्रकृति के हैं और ये रिड्यूसिंग नेचर के हैं, अपचायक प्रकृति के हैं। ये सब कुछ बहुत
अच्छे रोचक अंतर हैं जो आपको जानना चाहिए। जब धातु, अधातु और उपधातु के संदर्भ में वार्ता होती है तो आपको निश्चित रूप से मजा आया होगा, जानकारी में आपकी वृद्धि हुई होगी, सीखने में अच्छा लगा होगा। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।